हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज 8 फरवरी है, तो आज की डेट के करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे होती है, जिसमें आप बने रहिए और प्लीज आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए विनिवेश विनिवेश लक्ष्य क्या रखा गया है। विनिवेश मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। As per the budget 2021, what is the disinvestment target of the financial year 2020? ऑप्शन है आपके पास 1.75 लाख करोड़ रुपए, 1.68 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए या फिर 1.76 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है 1.7 लाख करोड़ रुपए। 2021 के बजट के अनुसार वित्त मंत्री, अब यहाँ पे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने वित्त वर्ष 2021 में बजट पारित किया और यहाँ पे इस बजट की कुछ खास बातें ये थी कि ये पहली बार पेपरलेस था, पहली बार पेपरलेस किया गया था। इसके लिए एक ऐप का यूज किया गया जिसमें सारा बजट था। ये ऐप का नाम था केंद्रीय बजट ऐप, जिसमें सारा बजट जो था वो आपको डिजिटल रूप में एक ऐप के थ्रू मिल जाता है। तो यहाँ पे बात होती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार बजट पेश किया था पेपरलेस अभी तक के इतिहास में, आजादी के बाद। तो यहाँ पे घोषित किया गया कि 2022 के लिए विनिवेश लक्ष्य जो है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पमडिस के बारे में आपको सही कथन बताना है, कौन सा कथन है। तो यहाँ पे दो कथन लिखे हुए हैं। नंबर 1, यह चिल्का झील के ऊपर तैरते हुए विघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का एक विषम द्रव्यमान है। अब यहाँ पे वनस्पति से मतलब फैट हो जाएगा हमारा, फैट, मिट्टी तो आप जानते ही हैं। कार्बनिक पदार्थों से मतलब यहाँ पे जानवरों की हड्डियां, उनका मांस, पेड़ पत्ती, पौधे, ये जितनी जो कार्बनिक चीजें होती हैं इन सभी का एक विषम, इन सभी का मिलके अलग अलग विघटन होता है। तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं और ये बहुत समय तक एक साथ दबे रहते हैं, तो इनका विघटन होता है। ये सभी मिलके एक लेयर बनाते हैं, उस पर तैरता हुआ, चिल्का झील पर तैरता हुआ एक विघटित पदार्थ है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। दूसरा है केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे पमडिस पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से कथन के बारे में सच है। ऑप्शन है केवल नंबर 1 सही है, केवल दो नंबर सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है इनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ पे पमडिस लोकटक झील में पाया जाता है। यहाँ पे चिल्का झील था तो चिल्का झील हमारा नहीं होगा। आंसर क्या है, लोकटक झील। लोकटक झील के ऊपर तैरते हुए अपघटन के विभिन्न चरणों में वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के विषम द्रव्यमान का एक रूप है। दूसरे का देख लेते हैं, केमजुन लामजाओ जो है नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाने वाला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और लुप्त प्राप्त सागई मणिपुर ब्रो एडिलेड हिरण का अंतिम प्राकृतिक शरण स्थल भी है। तो यहाँ पे पमडिस के बारे में दोनों कथन जो थे वो पूरी तरह से गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1947 से 48, 1950, 51, 1949, 50 या फिर 1991, 92। चलिए इसका आंसर दीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था। चलिए इसका आंसर है 1950-51। 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था,
परंतु उसके बाद फिर बजट मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसके पहले तक बजट के साथ पेश किया जाता था और उसके बाद फिर हम इसको बजट से अलग हटके प्रस्तुत करने लगे थे। जैसे कि इस बार भी हुआ है, हमने आर्थिक सर्वेक्षण जो था 2020 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो हमने बजट के एक दिन पहले यहाँ पे प्रकाशित किया कि हमने इस साल में 2020 में क्या क्या चीजें की हैं, क्या क्या इससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सारी चीजें जो है आर्थिक सर्वेक्षण हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया था 31 जनवरी के दिन। चलिए आगे बात करेंगे सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितना अनुबंधित इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बताया गया 2021 के अनुसार हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितना अनुबंधित कर टैक्स दे सकती है। ऑप्शन है आपके पास 7.2%, 7.7%, 8.3% या फिर 6.7%। चलिए इसका आंसर है 7.7%। सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो 7.7 तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब यहाँ पे संकुचित हो सकती है। कितना संकुचित हो सकती है? 7.7 सिकुड़ सकती है आर्थिक व्यवस्था, ये बात करी गई यहाँ पे। पुनर्प्राप्ति दर रिकवरी रेट के बारे में सही आपको बताना है। ये एक प्रारंभिक तीव्र लॉकडाउन के माध्यम से लंबी अवधि में आर्थिक सुधार प्रदान किया है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्रारंभिक तीव्र लॉकडाउन से मध्यम में लंबी अवधि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अनुसार आर्थिक सुधार प्रदान किया गया पुनर्प्राप्ति दर। दूसरा क्या बता रहा है? भारत में यू आकार की रिकवरी देखी गई है। भारत में यू आकार की रिकवरी जो है इस बार देखी गई, ये बताया गया। तो ऑप्शन है आपके पास एक सही, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए इसका आंसर है केवल एक नंबर ही सही है। कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय जो प्रारंभिक तीव्र लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से मध्यम से लंबी अवधि में आर्थिक सुधार हुए हैं। पहले तेजी से हुए, फिर अब धीरे धीरे हो रहे हैं। कहने का मतलब ये। और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो पूरी तरह से गलत है। यू आकार की रिकवरी, यू से मतलब ये कि बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हैं इसको, ऐसा माना गया है, ऐसा नहीं हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार यह एक प्रारंभिक और अत्यंत समन्वित लॉकडाउन ने जीवन को बचाने के लिए एक जीत की रणनीति प्रदान की है और मध्यम से दीर्घ काल में आर्थिक सुधार के माध्यम से आजीविका की रक्षा भी की है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये जो प्रोसेस चल रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये धीरे धीरे हुआ है। पहले हमने तेजी से सुधार करना चालू किया, फिर हमने उसको थोड़ा सा मध्यम कर दिया और अब उसी गति से, मध्यम गति से ये चल रहा है। प्लस इंडिया ने वी आकार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन भी किया है। केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री ने वादा किया कि निम्नलिखित में से किसे दोहरे कराधान डबल टैक्सेशन से राहत दी जाएगी। ऑप्शन आपका सभी करदाता, बी विदेशी नागरिक, सी विदेश वाले प्रवासी भारतीय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आपको बताना है केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री ने के अनुसार निम्न में से किसे दोहरे कराधान मतलब डबल टैक्सेशन से रिलीफ दिया है, किसको? चलिए इसका आंसर है एनआरआईज को, विदेश वाले प्रवासी भारतीय, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि विदेश में रहते हैं परंतु है भारतीय, एनआरआईज। केंद्रीय बजट 2021 में सभी एनआरआई को दोहरे कराधान से छूट का आश्वासन दिया गया। अब यहाँ पे दोहरे कराधान से मतलब क्या है या डबल टैक्सेशन से मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, ये अगर अमेरिका में रहता है तो ये उस जगह पर रहता है तो वहां का तो टैक्स देगा ही देगा, क्योंकि भाई आप वहां रहोगे, इंडियन हो आप, वहां रहोगे तो ऑब्वियसली क्या करोगे, टैक्स दोगे। और यही जो होता था अभी तक, अगर ये क्योंकि इंडियन है, ये इंडियन पासपोर्ट उसके पास था तो इंडिया में भी वो टैक्स देता है। परंतु अब ये सिस्टम कर दिया गया कि आप इंडिया में टैक्स नहीं दोगे, सिर्फ आप जहां रहते हो, जिस कंट्री में बिलोंग करते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, सिर्फ उसी कंट्री का आपको टैक्स देना है। हमारे तरफ से जो अप्रवासी भारतीय मतलब जो एनआरआईज हैं इंडिया में रहते नहीं है वो, पर इंडिया की नागरिकता है उनके पास और अमेरिका में वो जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो उनको टैक्स यहाँ पे छूट दी गई है। जैसे कि रतन टाटा हो गए, ये एनआरआई हैं, और भी ऐसे बहुत से हैं, अभी मुझे सिर्फ एक ही याद है रतन टाटा जो कि एनआरआई हैं, वो हो गए। तो उनको वहाँ पे अमेरिका में या ब्रिटेन में जहाँ भी अगर वो रहते हैं तो वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करेंगे।
आंग सान सू की के बारे में क्या गलत है आपको बताना है। ये एक बर्मी राजनेता है, कहने का मतलब शी इज अ बर्मन पॉलिटिशियंस। वह एक राजनयिक और एक लेखक भी हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ में डी वह एक पायलट भी हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, आंग सान सू के बारे में क्या गलत कथन है यहाँ पर। चलिए इसका आंसर है डी। डी ऑप्शन जो है वो गलत है पूरी तरह से। कहने का मतलब ये कि यह एक पायलट नहीं है। आंग सान सू की बर्मी राजनेता है, एक राजनयिक हैं और उनके नाम से कई किताबें भी हैं। साथ ही साथ उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया, लेकिन वह पायलट नहीं है। भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के चुनाव में से निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष वापस चुन लिया गया है। ऑप्शन आपका राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अजय सिंह या फिर मोहन कुमार। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर अजय सिंह। इन्होंने आशीष शेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। कहने मतलब 10 अंतर के मतों से इन्होंने शिकस्त दी, हरा दिया है इनको। सेकंड रैंक पे थे आशीष शेलार जी। चुनाव का आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA का पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया था। चुनाव को एक्चुअली पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के हवाला देते हुए इसको 2 बार स्थगित कर दिया गया था, परंतु इस बार फिर अब ये फरवरी के मंथ में करा ही लिया गया। ब्लड कैंसर के बारे में सही कथन क्या है आपको ये बताना है। ये कैंसर रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 2, यह कैंसर जो है शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है। ऑप्शन आपके पास केवल एक सही है, 2 सही है, इन दोनों सही या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए इसका आंसर है केवल एक ही सही है। रक्त कैंसर जो है वो अस्थि मज्जा बोन मैरो में शुरू होता है, क्योंकि यह जो रक्त है एक उत्पादन उसका क्योंकि यह रक्त उत्पादन का जो स्रोत है कौन, बोन मैरो। कहने का मतलब ये हो गया कि बोन मैरो में रक्त का उत्पादन होता है। यह कैंसर रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य को प्रभावित भी करता है। हाल ही में पृथ्वी पर जेरोसाइट किस स्थान से प्राप्त हुआ है। अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा अंटार्कटिका से निकाले गए बर्फ के टुकड़ों में जोरोसाइट पाया गया। अभी जोरोसाइट क्या है आपको बता देता हूँ क्या होता है। जोरोसाइट एक बेसिक हाइड्रस सल्फेट है पोटेशियम का और साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक आयरन का, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा, ये आप देख सकते हैं। और ये बनता किससे, दिस सल्फेट इज मिनरल इज फॉर्म बाय द ओवर डिपॉजिट। मतलब ये जो खनिज जो होते हैं ऑक्साइड के बनने, आयरन सल्फेट के ऑक्साइड के जो डिपॉजिट हुए जो हो जाते हैं, मतलब जमाव जो होता है, उन सब से बनता है क्या, ये जेरोसाइट। जैव ईंधन बायोफ्यूल द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है। ऑप्शन है आपका चांग-E2, स्पेसएक्स, मंगलयान या फिर स्टारडस्ट। जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है। चलिए इसका आंसर है स्टारडस्ट 1.0। यूएस स्टेटमेंट द्वारा पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया और यह पूरी तरह से जैव ईंधन बायोफ्यूल पर आधारित है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा 8 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे होती है, तो आपसे निवेदन है कि बने रहिए क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपको कैसे लगे। आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर देंगे और प्लीज बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।